धन्यवाद सभापति जी। हमारी पार्टी की नेता बैठी हुई हैं सामने। पार्टी ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं नेता का धन्यवाद कर रहा हूं, मैडम सुषमा स्वराज जी का। लेकिन यदि इतनी हड़बड़ी थी वित्त मंत्री जी, तो आपको 2 ऑर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी? और ये स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन है, ये कह रहा है कि 26 नवंबर 2011 को आपका चेयरमैन का पद खाली हो गया। 26 नवंबर 2011 और आज हम लोग 26 अगस्त 2013 में डिस्कशन कर रहे हैं। 1 साल 9 महीने हो गए और आपने पहला ऑर्डिनेंस लाया है, वो डेट है 21 जनवरी 2013। 7 महीने हो गए दूसरा ऑर्डिनेंस लाने की आपको आवश्यकता पड़ी और आप कह रहे हैं कि बड़ा सिंपल है। यदि सिंपल था तो 2 ऑर्डिनेंस क्यों लाए? देश को गुमराह मत करिए। एक बहुत बड़ा प्रचार आता था, बचपन में मैं देखता था, वो बंद हो गया। पान पराग का प्रचार था, उसमें शम्मी कपूर साहब कहते थे, वो बांटते थे पान पराग की पुड़िया, किसी को एक देते थे। तो एक लंबा छोड़ा मोटा आदमी था, वो कहता था एक से मेरा क्या होगा, तो उसको पूरा एकदम लंबा यहां वहां जो है दे देते थे। इसका कारण यह है कि सरकार इतनी पंगु हो गई है, इतनी खराब हो गई है, जो माननीय यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे, अकर्मण्य हो गई है कि उसके पास ऑर्डिनेंस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। यदि विकल्प होता तो 26 नवंबर 2011 को जो पद खाली हो गया, 21 जनवरी 2013 को जो पहला ऑर्डिनेंस लेकर आए, आप पार्लियामेंट से क्यों भागना चाहते हैं? आपने स्टैंडिंग कमेटी को वो बिल क्यों नहीं दिया? आपने स्टैंडिंग कमेटी को ये रेफर क्यों नहीं किया? और हमारे ऊपर आप आरोप लगाते हैं। आज जो माननीय यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा जो है स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं, हमारा पोजीशन का पूरा समझौता हो सकता है। मैं कागज से आपको बता सकता हूं कि आप में इतनी समस्या है, आप में इतनी परेशानी है कि आप हमारे दिए हुए बिल को, क्लियर किए हुए बिल को, जिसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी हैं, आप अपने परेशानी के कारण उस बिल को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। जिस डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आप कर रहे हैं, उसको दिए हुए हम लोगों को 1.5 साल हो गया। कंपनी अफेयर्स कॉर्पोरेट बिल की जिसकी बात कर रहे हैं, और ये हमारी कमेटी ने दिया है, जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा साहब हैं। आपने कहने को एक स्टेटमेंट दे दिया, किसी की इमेज खराब कर दी। आप हमेशा कहते हैं कि अपोजिशन आपको सहयोग नहीं करता है। कैसे नहीं सहयोग करता है? डायरेक्ट टैक्स कोड आपके पास पेंडिंग है 1.5 साल से। कंपनी अफेयर्स बिल 2 बार हमारी कमेटी में आया, और आज से 2 साल पहले नहीं, इसी पर आ रहे हैं। छोटा बिल था, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने वो दे दिया। आपने हमारे पास आकर कहा कि नारकोटिक्स बिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के कारण इमीडिएट देना है, हमने 15 दिन के अंदर आपको दे दिया। इंश्योरेंस बिल आपके पास पेंडिंग है 2 साल से। पेंशन बिल आपके पास पड़ा हुआ है। हमने जीएसटी का बिल पूरा प्रयास करके आपको दे दिया, जिसकी डॉक्टर अजय कुमार बात कर रहे थे। आप अपने परेशानी के कारण इस देश में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, आप पार्लियामेंट से बचना चाहते हैं, और बिना स्टैंडिंग कमेटी को गए हुए, क्योंकि हम कोई नहीं रोक रहे हैं, इस देश का विकास आप रोक रहे हैं। आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई सिद्धांत नहीं है, और आप हमारे ऊपर कहते हैं कि हम जो है काम नहीं करना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा जी रोक रहे हैं इन चीजों को। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस देश से माफी मांगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि यह सेबी का बिल है। आपने कहा कि कितना बड़ा एक पोजीशन था कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। आपने अब पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, और उसका कारण क्या हो गया कि आपका यदि इंस्टीट्यूशन के प्रति विश्वास घट गया, तो उसका कारण यह होता है कि कानून में परिवर्तन होता है। सेबी किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, यह आपको पता है। सेबी प्रॉब्लम को फेस ये कर रही है कि जिस सेबी के ऑर्डर को केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सीजेएम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है। और जिस तरह की कंपनियों का जिक्र मिस्टर सईदुल हक कर रहे थे, उसके ऊपर सेबी कोई कंट्रोल नहीं कर पाती है। और आपका अटॉर्नी जनरल कहता है कि इस ऑर्डर को अपने को चैलेंज नहीं करना है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में आकर सेबी के चेयरमैन परेशानी से सारे मेंबर्स का वो जवाब दे पाने में अक्षम होते हैं, और आप कहते हैं छोटा बिल है। आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसका चेयरमैन होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसका चेयरमैन होता था, आप 7 साल से जज बने हुए, तो हजारों लोग यहां हो जाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी कौन देखेगा? उसका क्रेडेंशियल कौन देखेगा? कौन सी कमेटी है आपके पास देखने के लिए? क्योंकि किस तरह के जजेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। आप ही के सरकार में जो है जज के ऊपर चार्जशीट फाइल हो रही है,
उस तरह के जज को आप बैठा देंगे? आपको पता है कि अभी हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के मामले में क्या किया? एक्स जज को जो है उसने बनाया बीसीसीआई कमेटी का 2 जज, और उसको हाई कोर्ट कहता है कि इसका कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसकी रिपोर्ट खराब है और हम इसीलिए नहीं मानते हैं। बीसीसीआई को उसको चैलेंज करना पड़ता है। और आप कह रहे हैं छोटे छोटे से बिल के साथ हम आ गए हैं, बिना डिस्कशन के पास कर दीजिए। यह संभव है? क्योंकि सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, सेबी जो है बनाना रिपब्लिक की तरह हो गई है। इस देश में अभी क्या हुआ? स्पॉट एक्सचेंज का इतना बड़ा खेल चल रहा है, 12,500 करोड़ का स्कैम है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि माननीय यशवंत सिन्हा जी के समय 1999 में इस सदन ने पारित किया, जिसके कारण वो सेकंड बिल की चर्चा कर रहे हैं। 1999 से लेकर 2013 तक एक भी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, केवल 2013 में एक कंपनी रजिस्टर हुई है। कोई कारण तो होगा, उस कानून में कोई परेशानी तो होगी। कुकुर मुत्ते की तरह जो कंपनियां आ गई हैं उसके बारे में अंदाजा है? हम लोग जिस इलाके से आते हैं, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, सभी जगह जो है चिटफंड कंपनियां, चिटफंड कंपनियों का बिजनेस कैसा है? चिट अलग है, चिटफंड अलग है, निधि फंड अलग है, पॉन्जी स्कीम अलग है। आप उसके बारे में क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन आपको पता है चिटफंड का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो कितना है? 40 से 50 हजार करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियां ऑफिशियल बिजनेस करती हैं। और हमारी कमेटी के सामने जब चिटफंड कंपनी वाले आए, क्योंकि उनको लगा कि पॉन्जी स्कीम के साथ हम लोग चिटफंड कंपनी को बंद करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इलीगल धंधा, जिसमें कि महिलाओं की किटी पार्टी भी है, जो कि गलत है, उसका बिजनेस 4 लाख करोड़ का है। और उसमें आपकी परेशानी है, आप बैंक नहीं दे पा रहे हैं। नॉन बैंकिंग जो है ब्लॉक्स आज भी मौजूद हैं, गांवों की तो बात छोड़िए। और इस तरह से कोई घी के नाम पर, कोई एमू के नाम पर, कोई भगवान के नाम पर, कोई रियलिटी सेक्टर के नाम पर, कोई स्टील में पैसा डुबोने के नाम पर, कोई कंपनी के नाम पर लोगों को लूट रही है। और उसका फैसला कौन करेगा? ये सेट करेगा। और सेट में यदि आप बिना किसी जानकारी के एक साधारण जज को बैठा देंगे, एक करप्ट जज को बैठा देंगे, और सेट के ऑर्डर को केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि छोटा हो गया। हम उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। क्यों चर्चा कर लेंगे? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा सवाल है। इसके बाद बैठ गया देवधर साहब को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। अभी इन्होंने कहा कि 2 वे है इनको बाहर निकलने का। प्रोफेसर सौगत राय जी, प्रोफेसर सौगत राय जी महोदय, प्लीज। सभापति महोदय, इन्होंने अभी 2 रास्ते बताए, 2 रास्ते बताए जिससे कि ये देश बाहर निकल सकता है। इन्होंने कहा कि और लिबरलाइजेशन करना है और रेस्ट्रिक्शन हमको खत्म करना है। रेस्ट्रिक्शन के नाम पर क्या हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये आपको अंदाजा है? या ये सरकार क्या कर रही है? इतने रेगुलेटर बना दी, इतने सर्च एंड सीजर के पावर इन्होंने दे दिए कि इंस्पेक्टर राज को इन्होंने वापस कर दिया। कैसे रेगुलेटर? ट्राई एक अलग रेगुलेटर है, पेट्रोलियम का एक अलग रेगुलेटर बना दिया, कोल का इन्होंने अलग रेगुलेटर बना दिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अलग है, सेबी अलग है, एसएफआईओ अलग है, सीसीआई अलग है। इस तरह के रेगुलेटर हैं। आरबीआई अलग रेगुलेटर है। ज्यादा जोगी मत उजाड़। और इतने रेगुलेटर इन्होंने जो बैठाए हैं उसमें से किसी को कंट्रोल नहीं है। आपको पता है ये सेबी में, सेबी का पावर कौन सा है, आरबीआई का क्या पावर है, पेंशन फंड का क्या पावर है, इंश्योरेंस का क्या पावर है, उन लोगों को नहीं पता है। और उन लोगों की लड़ाई जब होती है तो पहले आरबीआई जो इनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता था, अब उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे, और वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड है कि ये इंश्योरेंस फंड है कि ये पेंशन फंड है, इसको मार्केट में जाना है कि नहीं जाना है, पूरा जो ये सर्किल है, ये सर्किल ऐसा बन गया जिससे कि देश के आम लोगों को समस्या हो रही है। और कौन से लोग परेशान हो रहे हैं? जो कि रिटायर्ड लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, चौका चूल्हा जो महिलाएं करती हैं वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो नरेगा से पैसा आप कमाने की बात कर रहे हैं, वो केवल लालच के नाम पर इस तरह की कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो सभी वो इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं और उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। और आप कह रहे हैं कि हम जो है लिबरलाइज करेंगे इकोनॉमी को, हम रेस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे। ये किस तरह का रेस्ट्रिक्शन खत्म कर रहे हैं आप चिदम्बरम साहब? जब इतने इतने रेगुलेटर आप बना दीजिएगा तो रेस्ट्रिक्शन उससे बनेगा कि नहीं बनेगा? अगले बिल में मैं सर्च एंड सीजर की बात करूंगा, लेकिन सर्च एंड उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा। सर्च एंड सीजर में यदि आप देखिए अंदाजा, तो आपके यहाँ इनकम टैक्स आ सकता है, आपके यहाँ सीबीआई आ सकता है, आपके यहाँ स्टेट पुलिस आ सकती है, आपके यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आ सकता है, आपके पास डीआरआई आ सकता है। अब सीसीआई को इन्होंने पावर दे दिया।
अब सेबी को इन्होंने पावर दे दिया, एसएफआईओ को पावर दे दिया। कोई भी इलीगल आदमी, कोई भी नकली आदमी सभापति महोदय आपके घर पर आ जाएगा और कहेगा कि हम सेबी के अफसर हैं, हम सीसीआई के अफसर हैं। किसी का तो आपको अंदाजा नहीं है, चीजें नहीं है, तो ये किस तरह का लिबरलाइजेशन, किस तरह का रेस्ट्रिक्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है कि ये पीस मिल पे जो ये इस तरह का संशोधन लेकर आ रहे हैं, जैसे जज के लिए एक अलग ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, अगला जो हम बात करने वाले हैं उसमें सीआईसी स्कीम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाया है। कृपया संक्षिप्त नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, मैं संक्षेप में खत्म ही कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि पीएम की स्पीच है जो कि उन्होंने 25वें सिल्वर जुबली में अभी जब सेबी में गए थे, वो कहे थे कि सेबी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आम इन्वेस्टर उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, और जो इन्वेस्टर आ रहे हैं या तो वो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं या 55% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के लोगों का प्रभाव। ये मैं नहीं कर रहा हूं, पीएम अभी मई में 2013 में जब सेबी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में गए थे तो उन्होंने ये बातें कही। और आप यदि देखेंगे तो सेबी के बावजूद भी हर्षद मेहता कांड हो गया, सेबी के बावजूद भी केतन मारिक कांड हो गया, एफएमसी के होते हुए भी ये स्पॉट एक्सचेंज का काम हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप ये कहते हैं, मैं वित्त मंत्री जी को कह रहा हूं कि किस तरह के इन्होंने अमेंडमेंट्स लाए हैं और पीस मिल लाए हैं, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को किस तरह से बाईपास करना चाहते हैं। इन्होंने खुद ही कहा कि सेबी को हम मजबूत करना चाहते हैं, 2013-14 के स्पीच में उन्होंने बातें कही। और इसके बाद 2009 में सरकार का तरीका जो काम करने का है, किस तरह से लंबे लंबे डिस्कशन करती है, किस तरह से लोगों को लटकाती है, किस तरह से आम आदमी मरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 2009 में एक कमेटी बनी। संक्षेप है, 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। 2009 में एक कमेटी बनी सभापति महोदय यूके सिन्हा साहब के नेतृत्व में, और चूंकि इस कारण से कि पूरे दुनिया का हमारे ऊपर विश्वास घट रहा है, जिसकी बात माननीय यशवंत सिन्हा जी कहे थे, और उसके बाद उसी के सब लेजिस्लेशन के लिए केएम चंद्रशेखर की कमेटी बनी, और केएम चंद्रशेखर ने लगभग जो है 11-12 पॉइंट दिए हैं कि इसके आधार पर सेबी को पूरा का पूरा जो है एफडीआई के लिए, एफआईआई के लिए अपना लेजिस्लेशन लेना चाहिए। क्योंकि 2G का स्कैम हो, कोल का स्कैम हो, आज पूरी दुनिया हमको गलत नजरिए से देख रही है, क्योंकि कानून रेट्रोस्पेक्टिव आप बनाने की कोशिश करते हैं, आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। इतिसलात जो है आज हमारे ऊपर परेशान है क्योंकि उसका पैसा डूब गया, सिस्टमा के कारण आपका रूस के साथ संबंध खत्म हो गया, अभी जेट इत्तेहाद डील ये करना चाहते हैं, इत्तेहाद के साथ हमारे रिलेशन चौपट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वोडाफोन के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, नोकिया वापस जाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से सभापति जी कि यदि सेबी में पूरा सुधार करना है, सारी चीजें करनी है, तो जो यूके सिन्हा साहब की कमेटी का रिपोर्ट है, जो केएम चंद्रशेखर साहब की कमेटी का रिपोर्ट है, आप उस सारे रिपोर्ट के बाद एक लेजिस्लेशन क्यों नहीं बनाने का प्रयास करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन करने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं। इस तरह से आप यदि करेंगे तो ये देश कहीं ना कहीं परेशानी में होगा। और मेरा ये मानना है कि आपको हम हमेशा सहयोग देने का प्रयास करते हैं। आपके जो अंदर का अंतर विरोध है, आपके जो पार्टियों में अंतर विरोध है, जिस तरह से तृणमूल इंश्योरेंस के आधार पर चली गई, उसको आप बिल के बारे में बात इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत। श्री सतपाल महाराज जी।